अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरूक सुहेल गोइंदी और मेरे साथ आज एक ऐसे मेहमान हैं जो पाकिस्तान में थे तो उन्होंने खूब सियासत की और अवाम की सियासत की और फिर वो जलावतन हो गए, बरतानिया चले गए और वहां सियासत की तो वहां पर भी अवाम की सियासत की, इमिग्रेंट्स की सियासत की, लेबर की, जो पिसा हुआ तबका इंग्लैंड का है मकामी उनकी, और लेबर पार्टी के प्लेटफॉर्म से उन्होंने इंग्लैंड में पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया, हमारा नाम भी रोशन किया दोस्तों का, और अपना नाम भी रोशन किया। जनाब मुश्ताक लशारी हमारे साथ हैं। लशारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फरूक सुहेल गोइंदी साहब, बहुत शुक्रिया। कैसे आप लंदन में लॉकडाउन कैसा मना रहे हैं आप? बिल्कुल 100% लॉकडाउन मना रहे हैं जनाब। ये कोविड 19 ने कम से कम मेरी जिंदगी का बिल्कुल अपसाइड डाउन कर दिया है। मैं वो आदमी जो सड़कों पे रोज 10 से 20 मील दौड़ने वाला था, आजकल मैं सिर्फ शाम को और सुबह आधा घंटा और आधा घंटा शाम को सैर को जाता हूँ और थोड़ी सी एक्सरसाइज करता हूँ। बाकी शाम करीबा अकेले बैठ के मनाता हूँ, जो एक बड़ी यूनिक और डिफरेंट लाइफस्टाइल है जो मैंने तकरीबन पिछले 60 साल से गुजारा है। अच्छा लशारी साहब, ये बड़ी अहम बात की है। आप जैसा मुतहरक आदमी जो सारा दिन ट्रेड यूनियन, अवामी राब्ता, लोगों के मसाइल, हुक्मरानों के पास भी जाना पड़ता है लोगों के मसाइल के लिए, सेमिनार हैं, कॉन्फ्रेंसेस हैं, बुक लॉन्चेस हैं और रैलीज हैं, तो आपने इन दिनों को कोई क्रिएटिव तरीके से इस्तेमाल किए या सोए रहे हैं? क्या क्या किया, जरा बताएं ना। मेरे लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी बन के आई कि पहले 2 दिन तो मैं डिप्रेस रहा, थोड़ा सा अंडर प्रेशर रहा, क्योंकि जब मैंने अपनी फैमिली से कट डाउन किया, जिनको मैं रोज मिलता हूँ, अपने नवासे पोते पोतियों से कट डाउन किया, तो बड़ा अजीबोगरीब लगा। लेकिन विद इन 24 आवर्स मैंने अपने आप को चेंज कर दिया और मेरे पास हजारों लाखों लेटर्स, पेपर्स जो मैंने पिछले 50 साल में, यानी मुझे एक पेपर मिला है जो मेरा पहला जॉब कोहिनूर मिल में 1967 में मैंने ज्वाइन किया था। कोहिनूर मिल लालपुर। क्योंकि मैं चिन्योट का रहने वाला हूं तो लालपुर नजदीक तरीन था। वहां पे जब मैं गया, जून मैट्रिक का एग्जाम दे के, जुलाई में मैट्रिक का एग्जाम हुआ और मैं वहां चला गया, तो वहां तुफैल अब्बास आए और उन्होंने मुझे कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर बनाया अगस्त 1967 में। तो वो मेंबरशिप मुझे मिले। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान, कम्युनिस्ट पार्टी माओइस्ट पार्टी जिस पे पाबंदी थी और जिसको तुफैल अब्बास यूपिया के साथ मिलके और मंशूर पर्चा निकालते थे, जो बाद में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पकड़ के कहा था कि जब उनसे पूछा गया कि पार्टी का मंशूर क्या है तो उन्होंने वो पेपर उठाया था। ये कम्युनिस्ट पार्टी माओइस्ट पार्टी थी जिसके मेंबरान में मिराज मोहम्मद खान, अरशाद राव, तारिक अजीज और ये सब लोग थे। ये तारिक अजीज जो नीलाम घर वाले हैं, बिल्कुल बताए ना। तो ये सारे लोग उस वक्त अयूबी आमरीत के खिलाफ मज़ाहमत का आगाज करने वाले थे। बिल्कुल, ये तमाम लोग, वो मंशूर में हमेशा अवामी बात की जाती थी। ज़ाहिर है चाइना के मौज़ेतुंग से ये पार्टी मुतासर थी, आल्दो पाबंदी थी, इस पे अंडरग्राउंड चलती थी, लेकिन इसकी बाकायदा मीटिंग्स होती थी, इसकी बाकायदा जो है पर्चा छपता था मंशूर, जैसे मैंने कहा है। और जब आप अंडरग्राउंड होते हैं तो आपको कैमोफ्लेज करना आ जाता है, जो मैंने बाद में अपनी ज़िंदगी में भी देखा कि जब आप अंडरग्राउंड होते हैं तो वो कैसे रहना होता है और कैसे। तो वो जो मंशूर पर्चा था वो बिल्कुल अवाम की बात करता था, ट्रेड यूनियन की बात करता था। यूपिया का एयरवेज एम्प्लॉयज यूनियन ऑफ PIA का वो एक किस्म का स्पोक्स पर्सन था। और अगर आपको तो शायद याद ना हो, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता है कि उस वक्त ट्रेड यूनियन हर एक इदारे में एक ही होती थी। ये CBA का सिस्टम तो 69 में आया है, जब IRO 69 शेर अली खान और नूर खान जो उस वक्त वेस्ट पाकिस्तान के गवर्नर थे, इन्होंने मिलके जमात इस्लामी के प्रेशर में कि ये तो सारे कम्युनिस्टों ने कब्जा किया हुआ है, जैसे मिर्जा इब्राहिम जो है वो रेलवे में है, PIA में सबसे बड़ा, तो उनका आपको जैसे पता है कि जमात इस्लामी का ये मोटो था कि अगर आप 3 चीज़ों पे कब्जा कर लें, कम्युनिकेशन पे और जो मीडिया है, तो फिर आपका होता है। तो इसीलिए उन्होंने सबसे पहले
रेलवे में प्रेम बनाई, पीआईए में प्यासी बनाई, और कम्युनिकेशन के इदारे तमाम जो उनमें उन्होंने यूनियन की एंट्री डाली IRO 69 के बाद। अच्छा, आपने ट्रेड यूनियन से आगाज किया, जब मनहाज बनना भी आगाज कर रहे थे ट्रेड यूनियन का, मिराज मोहम्मद खान के जो भाई थे, सहाफियों का जैसे आपने जिक्र किया, तो पाकिस्तान में मैं आपकी जद्दोजहद को जानना चाहूंगा, क्योंकि पाकिस्तान में लोग आजकल इमरान खान साहब के बारे में 22 साल जद्दोजहद की, तो मुझे हंसी आती है उनकी जद्दोजहद पे कि उन्होंने कौन सी जद्दोजहद की है, कौन सी जेल काटी है, कौन सी मज़ाहमत की है, अपनी पार्टी बनाई है, ठीक है, वो तो एक दुकानदार भी मेहनत करता है। तो आपने जो जद्दोजहद की, क्या वो अपनी जात के लिए की थी कि आप मिनिस्टर बनेंगे, आप हुक्मरान बनेंगे, क्या था आपकी जद्दोजहद का लुब्बे लबाब और नुक्ता नजर? देखें फर्रुख सुहेल गोइंदी साहब, मैं 1 मिनट में आपको अपना बैकग्राउंड बता दूं। मेरा पैदाइश हुई है इधर 1950 में, आल्दो डेट ऑफ बर्थ मेरी जो रजिस्टर्ड में है वो है 1952, लेकिन मुझे बताया गया है कि ये जो लोटियां वाला साल, चूंकि हमारे पंजाबी में 1947 को लोटियां वाला साल कहा जाता है, चूंकि लोटियां वाला साल क्यों कहा जाता है, जरा बता दें। इसलिए कि उसमें पाकिस्तान के जो हमारा गांव था उसमें सिख बहुत थे, और हमारे लोग उन गांव का नाम झोंक मलिया, ये चक है? नंबर 139 है। ये लैलपुर और चनियोट और झंग के बिल्कुल बीच में है, यानी लैलपुर इसका सबसे नियरेस्ट टाउन है, लेकिन ये तहसील और डिस्ट्रिक्ट अब चनियोट है, पहले ये झंग था। उसमें लालिया के करीब है? नहीं, लालिया से अपोजिट है। ये आप जब झंग रोड पे जाते हैं ना, चनियोट से झंग रोड, या आप लैलपुर रोड पे जाते हैं तो रजवा सैयदा है एक, जहां से मोहम्मद रजवाला सैयदा जो है उससे ये कोई 2-2.5 मील दूर है, और अमीपुर बंगला जो लहलपुर में है जहां मंडी भी लगती है, वहां से 2-2.5 मील दूर है। तो ये बिल्कुल वस्त में है, यानी आप लोटियां वाला, आप आए ना, लोटियां वाला साल। तो हमारे गांव, चूंकि हम लोग जांगली लोग हैं, बलोचों का गांव है, और उस पूरी तहसील में हमारे 4 गांव हैं, झोंक मलिया, झोंक बुकड़ी, झोंक चगत्ता और झोंक कालड़ा। ये बड़े हमारे बलोच थे जो आके वहां आबाद हुए। तो झोंक मलिया में जब मैं पैदा हुआ तो वहां ये कहा जाता था, कोई डेट ऑफ बर्थ आज भी 99% लोगों की डेट ऑफ बर्थ आज भी झोंक मलिया में किसी को कोई इल्म नहीं, कोई रजिस्टर नहीं है। तो वहां आपकी जो डेट ऑफ बर्थ को उसको लिंक किया जाता था। तो मेरी डेट ऑफ बर्थ को हमेशा लिंक किया गया कि लोटियां वाले साल तू 3 साल बाद पैदा हुए। सो लोटियां क्या था? लुटने वाले, लोटियां ये पंजाबी में लुटने वाला। 1947 को मेरे गांव में लोग जो हैं वो लोटियां वाला साल, जब लोग लुटे थे दोनों तरफ, हमारे पंजाब के लोग दूसरे इलाकों के, और पंजाब में जब सिख यहाँ से जाने लगे थे, जो यहाँ सदियों से आबाद थे, जो बहुत प्यारे लोग थे। ये मेरे वालिद साहब जो थे वो सिख औरतों के छज्जे उड़ा के, और उनके ये जो दाने भून के वो चल रही होती है ना, तो वो ऐसे एक उसने रखा हुआ था छिक्कू सा, वो मार के उड़ाता था, और जब दाने गिरते थे वो इकट्ठे करके भाग जाते थे। तो इतना प्यार था कि वो औरतों बच्चों को इतना प्यार करती थी। तो आप लोटियां वाली यानी कि लुटने वाले साल से 3 बाद पैदा हुए, 3 साल बाद। तो आपने जद्दोजहद का बताने लगे थे, जरा बताएं ना, फिर मैं लंदन आता हूँ। मैं 1 मिनट उसमें, तो मेरी वालदा जिसका मैं इकलौता औलाद हूँ, उसको ऑलरेडी टीबी थी, और वो मौत के उस बिस्तर पे थी जब पैदा हुआ मैं। तो ये इट वाज वेरी फॉर्चुनेट फॉर माई मदर कि मैं उसका बच्चा पैदा, और मेरा बाप जो है उससे कोई 1/3 एज का था। आल्दो कभी वो स्कूल नहीं गया, लेकिन वो ये उसने शादी ये ह्यूमैनिटी में की थी, मैं ये जरूर बताता हूँ। तो मैं पैदा हो गया। अब मेरी माँ को पता था कि वो मर रही है, चूंकि उसको वड्डा आजार कहते थे, उसका टीबी के मर्ज को वड्डा आजार कहते थे। अच्छा। और वड्डा आजार यानी वड्डे आजार का मतलब है कि बंदा उन बचना कोई नहीं, दैट इज हाउ। तो वहां पैदा हुआ। मेरे वालिद ने, जाहिर है, जब मेरी वालदा 4-5 साल बाद फौत हो गई तो उन्होंने फिर दूसरी शादी कर ली, और मैंने गांव अपना तकरीबन 8 साल की उम्र में छोड़ दिया, और अपने अंकल जो वकील थे उनके पास आके रहना शुरू कर दिया, और वहीं स्कूल में दाखिला ले लिया। और वहीं पे मेरी, चूंकि मेरे अंकल बड़ी मल्टी डायमेंशन शख्सियत थे, मैं उनका जिक्र जरूर करूंगा, खान लाल खान बलोच एडवोकेट, जिनसे आप मिले हुए हैं, वो एक तरफ कन्वेंशन मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी जनरल थे तहसील चिनियोट के। अच्छा। दूसरी तरफ वो बाबा सोशलिज्म की किसान कमेटियों के सेक्रेटरी जनरल थे, जो बाबा सोशलिज्म शेख मोहम्मद रशीद हैं। तो आप उनकी मल्टी डायमेंशनल जो सोच है, चूंकि वो वर्किंग क्लास, मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास मैं कहूँगा, मिडिल क्लास भी नहीं कहूँगा, वहां से पढ़ के आए थे, और उसका मुकाबला रजोए के सैयदों थे था, जो बहुत बड़े जगीरदार हैं। यहाँ इस तरफ राजा
नादर जो लहलपुर वाले उनसे था मुकाबला, तो उसने फिर बहुत जल्दी वकालत हासिल करते ही मलक अमीर मोहम्मद खान के साथ तल्लुकात बना लिए और उसकी वजह से वो मुस्लिम लीग कन्वेंशन के सेक्रेटरी जनरल बन गए। लेकिन उससे पहले वो ऑलरेडी बाबा सोशलिज्म के साथ किसान कमेटियों में काम कर रहे थे जो थी। तो मेरी जो परवरिश उनके घर में हुई वो एक पॉलिटिकल घराने में हुई, ये मैं कहने वाला। अच्छा, इंटरेस्टिंग। और चूंकि वो सेक्रेटरी जनरल थे तो मेरी जुल्फ़िकार अली भुट्टो से, हम 65 की वार में भुट्टो से बड़े मुतासर हुए, उनकी यूनाइटेड नेशन की जो तकरीर थी उससे। और उस वक्त मैं 13-14 साल का था, लेकिन मैं अपने अंकल का गार्ड भी था जो उस वक्त चेयरमैन थे लोकल बॉडी जो अयूब खान ने बनाई थी, उसके वो काउंसलर और चेयरमैन थे अपने इलाके के कई दफा। बल्कि अयूब खान और मोहतरमा फातिमा जना के इलेक्शन में अंकल लाल खान वाज द पोलिंग एजेंट ऑफ अयूब खान। अच्छा, लंबी कहानी है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। तो आपकी ट्रेनिंग अपने मामू के साथ हुई और प्रोग्रेसिव लेफ्ट की ट्रेनिंग हुई, फिर आपने अयूब खान के खिलाफ जदोजहद की जो 67-68 में। तो 66 में भुट्टो साहब हमारे घर आए थे, शेख मोहम्मद रशीद, अच्छा, ताहिर अहमद। 66 में जब ये रिजाइन किया था तो वो तमाम कन्वेंशन मुस्लिम लीग के ओहदेदारों के पास गए थे और उनको कहा था कि आप मुझे ज्वाइन करें, मैं पार्टी ज्वाइन करें। ये मैं बताना वाकया बहुत जरूरी समझता हूँ। 66 में अंकल के पास वो आया और मैंने दरवाजा खोला और उनको बिठाया और चाय दी, चूंकि मैं उनका एक किस्म का गार्ड भी था, एडवाइजर। और उस वक्त मुझे याद है कि एक तरफ शेख रशीद, मिर्जा ताहिर अहमद जो बाद में मिर्जियों के, ये अहमदियों के मिर्जा बने, लीडर बने, वो राजा अली बहादुर जो तारिक परवेज जनरल के अंकल हैं और नादर परवेज के कजन हैं वो, और मुख्तार राना, ये 4 लोग भुट्टो साहब के साथ थे। अच्छा, और मैंने इनको चाय पिलाई और इनसे मुलाकात हुई मेरी, यानी 66 में। उसके बाद मैंने मैट्रिक का एग्जाम दिया और लहलपुर चला गया, जिसका मैंने आपको जिक्र किया है, और वहां मैंने कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन कर ली, चूंकि वो मेरे में असरात तो पहले ही भी थे। अच्छा, आपने फिर वो तुलबा तहरीक में भी हिस्सा लिया जो अयूब खान के खिलाफ चली, एक टीनेजर के तौर पे? ऑफ कोर्स, चूंकि मैं उस वक्त कनूर मिल में काम कर रहा था और मैं कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर हो गया था जो भुट्टो साहब को सपोर्ट कर रही थी। चूंकि भुट्टो साहब के पास तमाम जो पहली खेप आई थी पंजाब में वो किसान कमेटियों की थी और शहरों में वो कम्युनिस्ट पार्टी माओइस्ट थी। भुट्टो साहब ने माओ कैप पहनी, भुट्टो साहब माओ से मुतासर हुआ। भुट्टो साहब ने पर्चा उठा के कराची में कहा कि अगर मेरा मंशूर है तो ये मंशूर है। भुट्टो साहब ने वो कोट भी पहनते थे पेंट के साथ जो मौजे तुंग पहनता था, उन्होंने वो भी सिलवाया, वो गोल कॉलर वाला। देखें जी, वो तुफैल अब्बास और शेख रशीद और डॉक्टर मुबशर हसन, मेराज खालिद जो अफ्रो एशियन सॉलिडारिटी के सेक्रेटरी जनरल, तो आप अंदाजा करें कि उनके साथ उस वक्त जो लोग खड़े थे वो तमाम लेफ्ट के लोग थे। चूंकि आप इस बात से वाकिफ हैं, तमाम पाकिस्तानी भी वाकिफ है कि भुट्टो साहब ने जब रिजाइन किया था तो उन्होंने पहले नैप ज्वाइन करने की कोशिश की और फिर तारीख इस्तकलाल में जाने की कोशिश। जब वहां से मायूस हुए तो इंग्लैंड में आ गए और इंग्लैंड में मिर्जियों का यहाँ जो पहला पीपल्स पार्टी का प्रेसिडेंट था गाजी अब्दुल हमीद, उसने भुट्टो साहब को और कई और लोगों ने कन्विंस किया और भुट्टो साहब ने ब्रेडफोर्ड में जलसा किया जो 250-300 लोगों का हाल था, लेकिन भुट्टो साहब के लिए 10,000 लोग जमा हो गए। तो भुट्टो साहब ने कहा अगर इंग्लैंड में लोग मेरे साथ हैं तो पाकिस्तान भी साथ। वो वापस गए और उन्हें एक नए जज्बे के साथ फिर पार्टी बनाई और उनका तमाम जो नजरिया था वो एक लेफ्ट का सोशलिस्ट था। और आपको पता है कि जो 4 असूल उन्होंने पहले रखे, चूंकि उस वक्त पार्टी के अंदर, जैसा आपने अपने एक पहले इंटरव्यू में कहा कि डॉक्टर मुबशर हसन कोई उनको हाल नहीं दे रहा था लाहौर में पार्टी की उसके लिए मीटिंग के लिए, तो मुबशर हसन ने अपने घर में की। उसमें तमाम लेफ्ट, खुर्शीद हसन मीर, जे रहीम, डॉक्टर मुबशर हसन, शेख रशीद, आप यू नेम इट, मिराज अहमद खान, ये चंद जगीरदार थे जैसे मुस्तफा खर और गुलाम मुस्तफा जतोई, बाकी कोई उनके साथ जगीरदार। मैं मुमताज भुट्टो को भी अगर उस वक्त देखूं तो वो एक बहुत प्रोग्रेसिव ज़हन वाला था। मीर रसूल बख्श तालपुर भी मेंबर था कम्युनिस्ट पार्टी, नॉट माओइस्ट का, दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी का, जिसको लीड करते थे सिंध में, जिसका मुझे बाद में इल्म हुआ नजम अता के वालिद अता मेजर मरीना होटल वाले। खैर जी जी, आप कुछ पूछें। तो ये सारे लेफ्ट के लोग थे और आप एक नौजवान थे। फिर आपने जो मुझे याद है, आपने जनरल ज़ियाउल हक के खिलाफ बड़ी भरपूर जदोजहद की और आप जलावतनी पर क्यों मजबूर हुए?
ये लेकिन क्या वाकया है? एक गैप को आप जंप कर रहे हैं, लेकिन मैं उसमें 1 मिनट आपसे लूंगा। तो जब कम्युनिस्ट पार्टी का मैं मेंबर बना तो एक 15 साल या 17 साल का, अगर मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ लोटियां वाले साल से गिनूं तो 15 साल, और अगर ओरिजिन जो दूसरी है वो गिनूं तो 17, एक 15 16 17 साल का बच्चा जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडरों से मिल रहा है, मुख्तार राना से मिल रहा है, वो तुफैल अब्बास से मिल रहा है। तो उनके थ्रू मुझे लाहौर आना जाना हुआ तो उस्ताद दामन के डेरे पे पहुंच गया। अच्छा, अब आप वहां उस्ताद दामन से राब्ते में हैं? वाह, मैं वाह, वाह, उनके अलाउद्दीन, आप देखें ना, एक 17 साल का देहाती झोंक वाह। मलिया का बच्चा, आप उससे इमेजिन कर सकते हैं, शायद बहुत सारे लोग इसको इमेजिन ना कर सकें कि उसकी इतनी बड़ी अप्रोच हो जाए कि वो चेयरमैनों से, डीसीओ से, एसपीओ से मिल रहा है और वो उसके घर आ रहे हैं बिकॉज ऑफ माई अंकल, कन्वेंशन मुस्लिम लीग। दूसरी तरफ वो कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर है जहां वो लेफ्टियों की मीटिंग्स अटेंड कर रहा है, मंशूर में उसका छप रहा है कि मुश्ताक लाशारी ने ज्वाइन कर लिया। आल्दो उस वक्त मेरा नाम मुश्ताक लाशारी नहीं था, ये आप मेरी किताब में पढ़ेंगे कि मेरा असल नाम क्या है और उसकी तब्दीली कैसे आई, चूंकि वो लंबी बात है तो मैं टीवी पे नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा असल नाम कुछ उस वक्त और था। तो अला यार था, अला यार था, यारा गुलदार था, यानी गांव में मुझे यारा गुलदार के तौर पे आज भी जानते हैं लोग, क्योंकि वहां अला यार कई हैं। तो वैसे आपका नाम यारा गुलदार ज्यादा प्यारा है, यारों के जार हैं आप, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल, तो गुलशेर मेरे वालिद का नाम था, चूंकि अला यार कई थे तो हमारा वहां ये होता था कि यारा, तो अला यार को यारा बिगाड़ के, और गुलदा मीन्स अपने बाप के नाम से लिंक करना कि मैं आइडेंटिफाई हो सकूं अला यार रिहाने दे से और यारे दूसरे से जो मेरे गांव में कई थे। तो अब मेरा वहां जब लाहौर आना जाना हुआ, अब आप अंदाजा करें फर्रुख गुंदी साहब, एक 17 साल का बच्चा गांव से उठा है, उसने कभी किसी इंटेलेक्चुअल से मिला नहीं, कोई उसकी तालीम, कोई उसकी तरबियत नहीं, तरबियत यही थी जो माँ ने दी थी 5-7 साल की उम्र तक, और उसने गुर्बत में आंख खोली, बहुत गुर्बत में, यानी मैं बिल्कुल इस पे फख्र महसूस करता हूँ। स्कूल में मेरे पास अच्छे धुले हुए कपड़े नहीं होते थे, लेकिन ये है कि अब उसको मौका मिलता है कि वो उस्ताद दामन के साथ बैठता है, फैज अहमद फैज के कदमों में बैठता है, अलाउद्दीन को देखता है और मिलता है, और उस वक्त के जो एक्टर हैं बड़े बड़े आ रहे हैं। मेरे सामने ये गाना उस्ताद दामन ने लिखा था, जब उसको, वो प्रोड्यूसर का मैं नाम भूल गया हूँ, जब वो आया और उसने कहा मैं फिल्म बना रहा हूँ और मुझे उसमें एक गाना लिखना है, तो उस्ताद दामन ने कहा वो गाना मैं लिखांगा 10 की सीन की है। उसने कहा जी एक जगीरदार है, ओदा पुत्र है, उसनों एक बाजार दी औरत नाल यानी कंजरी नाल, डांसर नाल प्यार हो जाता है। हुण उन्होंने सारे मुखालिफ ने, उसके सब मुखालिफ हैं जो उसकी फैमिली वाले हैं, और वो चाहता है कि उससे शादी करे। तो अब वो जेल में गया और जेल से रिहा होके वो अपने गांव नहीं जाता, बल्कि उस कंजरी के कोठे पे आता है या उस डांसर के कोठे पे आता है। उसने खुशी का इजहार करना है गाना गा के, तो उसने वो फिर लिखा था पित्तल भरी परात ते मैनू धरती कली करा दे, मैं सारी रात। ये मेरे सामने लिखा गया, मैनू धरती कली करा दे, मैं नच्चा सारी रात। क्या गीत है ये, क्या गीत है। इस गीत के अंदर सरजमीन से इश्क, अपनी धरती से इश्क, धरती पर मेहनत कशों के साथ इश्क जो उस धरती को कली करते हैं, क्या गीत है ये। और ये उस्ताद दामन ही लिख सकता है, चूंकि उसका अपना जो साबका, जैसे उसको प्यार हुआ। मैं आपको सुनाता जाऊं, क्या बड़ा शायर था। इससे बड़ा शायर मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, अपनी जिंदगी में, कि दुनिया हुन पुरानी दे निजाम बदले जाएंगे, आका बदले जाएंगे ते गुलाम बदले जाएंगे। क्या शायर था। मैं उनको मिला हुआ हूँ आखिरी सालों में, मेरा भी उनसे थोड़ा ताल्लुक बना था, लेकिन इतना गहरा नहीं, चूंकि मेरे कुछ दोस्त काफी, खालिद भट्ट साहब और ये लोग बड़े अंदरून शहर में जो रहते हैं, इनका बड़ा ताल्लुक था। अच्छा, आप अपनी जद्दोजहद बता रहे थे, फिर जी मैं तो जंप कर रहा हूँ, जरूरी है जंप करना। बिल्कुल, तो मैं फिर जाहिर है तुफैल अब्बास के नाते मैं पीआईए में चला गया इंस्ट्रूमेंट का। उस दौरान मैंने कोर्सेज किए, स्वीडन भी गया, वहां पे मैंने एक एवियोनिक का कोर्स किया, लेकिन पीआईए में भर्ती हो गया मैं मई 1975 में, यानी और फिर पीआईए में जब भर्ती हुआ तो जाहिर है तुफैल अब्बास जिसके साथ मेरा तल्लक है 1967 से अब 75 में, तो उसका मिच्योर्ड हो चुका था। उन्होंने फौरन मुझे अपनी अयूपिया में ले लिया। अयूपिया जो एक तरफ कम्युनिस्ट पार्टी, उस वक्त तुफैल अब्बास का भुट्टो साहब से इख्तलाफ हो चुका था, लेकिन उसने वो लोगों को रखा हुआ था साथ जितने भी थे। उसकी इख्तलाफ भी एक लंबी कहानी है, वो फिर कभी सही। लेकिन मैं एयरवेज एम्प्लॉइज यूनियन में हो गया। इस दौरान ज़ियाउल हक का मार्शल आ गया, जैसा हम सब जानते हैं।
मुझे ये मौका मिला कि पीआईए में होते हुए मैं भुट्टो साहब से भी मुलाकात हो जाती थी, बेगम साहबा से भी मुलाकात हो जाती थी। बेगम साहबा से मेरा बहुत करीबी तल्लक हुआ था 1973 के फ्लड में, जब वो फ्लड में शी वाज द इंचार्ज। तो उस वक्त अमेरिकनों ने हमें हेलीकॉप्टर दिए थे 6 जो ईरान से आए थे, आल्दो हम पे पाबंदी थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वो हेल्प के लिए हमें दी, चूंकि वो भुट्टो साहब ने नीटो सीटो सेंटो से निकल गए थे, मैं भी जंप कर रहा हूँ, तो उन्होंने पाबंदी लगाई हुई थी। लेकिन फ्लड के लिए उन्होंने, अमेरिकन का ये वतीरा होता है कि जिन मुल्कों को वो कंट्रोल या यूज करना चाहते हैं उनके ऊपर प्रेशर जरूर रखते हैं, लेकिन बिल्कुल अपने तल्लकात तोड़ते नहीं। आज आप उसको 2020 में डोनाल्ड ट्रंप और चीन के जो तल्लकात है आप देख लें, कितनी मुखालफत भी कर रहा है लेकिन तल्लकात को तोड़ते नहीं है ये। तो उन्होंने वो हेलीकॉप्टर दिए हुए थे। अब जनाब भुट्टो साहब के साथ मुलाकातें भी हो रही थी वहां। मैं कराची में तमाम कमाल अजफर से लेकर तमाम लोगों से 70 क्लिफ्टन आना जाना, बेगम साहबा से मिलना, भुट्टो साहब से। अब 77 5 जुलाई आई तो इन्होंने पाबंदी लगा दी पॉलिटिक्स पे, एज यू नो, भुट्टो साहब बंद हो गए। तो एयरवेज एम्पायर यूनियन का हमने प्लेटफॉर्म यूज कराया पीपल्स पार्टी के लिए। तो फैल अब्बास उसके सख्त खिलाफ थे, तो फैल अब्बास नहीं चाहते थे, लेकिन मैं चूंकि उस वक्त डिप्टी सेक्रेटरी जनरल, पहले आउट स्टेशन सेक्रेटरी था, हमारा लाहौर में जवेद कमर होते थे, ये आपके जो खामिद हैं उसके जो गुलकार है बहुत, नैयरा नूर के खामिद, क्या नाम है उनका जो आर्टिस्ट भी है टीवी के, ये हमारा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होता था, जैदी। जी जी हाँ, मैं नाम भूल रहा हूँ, वो नाम आ जाएगा, वो शहरयार जैदी, शहरयार जैदी जी। तो ये हमारा वहाँ का अहदेदार, इसी तरह नजर क्यानी हमारे वहाँ पिंडी में। तो ये आपका तमाम राब्ता है, मुझे फ्लाई भी करना पड़ता है, मुझे बाहर भी। तो मेरा पीपल्स पार्टी के लोगों से भी उतना ही तल्लक हो गया जितना मैं ट्रेड यूनियन से था। मिनहाज बरना मेरे उस्तादों में से हैं, आपने जिक्र तो किया। आपका बेगम भुट्टो साहबा के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक हो गया। ज़ियाउल हक के जमाने में भी मैंने देखा कि आप काफी करीब थे। हाँ बिल्कुल, और उसी वजह से चूंकि मेरा 70 क्लिफ्टन में आना जाना, आप देखें ना, आप लिंक कैसे बनते हैं कि अरशाद राव जिनके साथ मेरा तल्लक है 1960s से एज ए कम्युनिस्ट पार्टी, अब वो पीपल्स पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी हैं, भुट्टो साहब के बहुत रिसाला निकालते हैं। उधर महमूद शाम है, अभी उधर मुजाहिद बरेलवी हैं, उधर ये तमाम मिनहाज बरना के थ्रू उस वक्त की जितनी, निसार उस्मानी साहब, मैं आके लाहौर में निसार उस्मानी साहब को मिलता था, शोरश मलक से मिलता था, एरिक सिप्रियन से मुलाकातें। यानी आप ये देखें ना कि कितने बड़े लोग हैं। एरिक सिप्रियन के बारे में आप जाने, कमाल आदमी है ये लोग। तो इनसे जब एक आदमी, नौजवान देहाती जिसका ओपन माइंड है और वो चाहता है लर्न करना, तो लर्न भी कर रहा था और जद्दोजहद भी कर रहा था। तो हमने जनाब प्लेटफॉर्म दिया ज़ियाउल हक का पीपल्स पार्टी को। और उसके बाद चूंकि लेफ्ट के लोग जो थे वो किसी हद तक सिंपथाइज करते थे अल जुल्फकार से भी, जो एक जद्दोजहद कर रही थी, भुट्टो के बेटे थे। मैं आज भी कहता हूं कि ये एक रिएक्शन था जब ज़ियाउल हक ने तमाम चीज़ों को पाबंद कर दिया, तो अल जुल्फकार उसके रिएक्शन में बनी। और ये चूंकि अगर इसको नजरियाती लोग लीड कर रहे होते तो ये दुनिया में हर जगह पे हुआ है कि जहाँ एक पॉलिटिकल विंग होता है वहाँ एक आर्म विंग भी होता है। अभी हमने नेपाल में भी देखा है, यहाँ IRA ने शिन फेन के हवाले से किया, तो ये दुनिया में आम है। तो फिर आप जलावतन हो गए, कौन से ईयर में एग्जाइल में गए? अभी जनाब आपको एक फिक्रे में मैं वो आ जाता हूँ यहाँ कि 1977 से 81 तक जद्दोजहद हमारी जारी थी। हम अंडरग्राउंड पर्चा भी निकाल रहे थे, अल फतह को भी सपोर्ट कर रहे थे। अल जुल्फकार जो है उसको, अल फतह जिसके एडिटर अरशाद राव थे, वहाब सिद्दीकी साहब थे, ये जहाँ से आजकल भी लंदन में रहते हैं, ये थे। बेपनाह उसमें साफी थे। फिर वो साफियों की जद्दोजहद शुरू हुई 78 में, और किसानों की, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टियों तमाम ने उनके को किया। तो मैं PIA में होते हुए रोज रीगल चौक पे खड़ा होता था। यानी ये बहुत बड़ा डेंजरस है। मेरे बच्चे घर में हैं, मेरी बीवी है, मैं गांव से उठ के कराची में रहता हूँ, लेकिन ये जज्बा था। और फिर ताल्लुक था अरशाद राव से और तमाम से। तो उसके बाद ये लोग पकड़े गए। 5 जनवरी 1981 को एक अंडरग्राउंड पर्चा निकलता था मसावात के नाम से, जो अरशाद राव और अल जुल्फकार को सपोर्ट कर रहा था। अरशाद राव उसके मेन थे, मसरूर हासन थे, मंजर आलम थे, लाहौर में भी लोग थे। आपको पता है कि वो 3 ग्रुप पकड़े गए थे, एक कनीज फातिमा पिंडी, और लाहौर में सरदार मजर XYZ, पिंडी में जवेद हकीम कुरैशी,
कराची में मसरूर एहसन, एतजाज एहसन, अरशाद राव, ये सब लोग उस वक्त जनाब वो फिर एक हाईजैकिंग हुई, हाईजैकिंग के साथ एक जहाज जल गया। अनफॉर्चुनेटली तो मसा इसने जसारत के अखबार ने उसमें लिखा कि एक शख्स है जो इस पूरी साजिश के पीछे, उसका नाम मुश्ताक लाशारी है। तो बेगम भुट्टो साहबा ने जेल से, और बेनज़ीर उस वक्त मेरे तल्लुकात 70 क्लिफ्टन में यूं थे कि मुझे कोई रोकता नहीं था मेरा अंदर आना जाना, चूंकि बेगम साहबा ने मुझे अपना बेटा बना लिया था एक किस्म का, और वो बेनज़ीर फिर मुझे अपनी भाई समझती थी। एक कारकुन और एक भाई, एक बेटा और एक कारकुन, और वो भी जो एक गरीब आदमी है तो उसका जो जज्बा होगा कि बेगम साहबा का बेटा हूँ, वो तो जान क्या, वो तो बड़े से बड़े पहाड़ से भी टकरा जाएगा। उधर शेख रशीद मेरे साथ हैं, उधर दूसरे आप जैसे साथियों के साथ राब्ते हो चुके थे, सरदार सलीम, काजी सुल्तान महमूद, रशीद मीर, ये पिंडी वाले। तो मैं एक किस्म का उस पीआईए के दौर में पीपल्स पार्टी की 70 क्लिफ्टन और लीडरशिप के दरमियान में एक किस्म का कम्युनिकेशन का जरिया था। मैं ट्रैवल कर सकता था। मुझे एक सिर्फ वाकया आपको सुना के फिर 81 पे आता हूँ। 79 में बेगम साहबा पहली दफा लाहौर आई है सितंबर में। तो बेगम साहबा और बेनज़ीर ने फोन किया मुझे कि हमने जाना है और आपको पीआईए पे फैसिलिटेट कर दे, और आपकी मेहरबानी होगी हमें अगर आप लाहौर भी हमारे साथ चले। उन्होंने मेरा टिकट दिया, उन्होंने मुझे साथ रखा। वो खुद फरूक लगारी के पास ठहरी, उनसे पीसी में कमरा बुक करवा के दिया। वो अच्छा शादी थी फैसल साले याद की बहन की, जो एक एसपीसी हो रही थी। उसकी एक तस्वीर भी मेरे पास है जिसमें शेख रशीद, अफजल सिंधु, शेख वो बैठे हैं। 24 घंटे के बाद जियाउल हक ने बेगम साहब और बेनज़ीर को पंजाब बदर कर दिया। ये याद है वो क्या? बिल्कुल याद है मुझे। 9 सितंबर में मैं उनके साथ था और वहां बाहर बैठा हुआ था, चूंकि फैसल साले याद के अंदर औरतों की अलहदा जगह थी, मर्दों की अलहदा। तो मैं उन मर्दों में एक बड़ी यादगार तस्वीर है चाचा गुलाम रसूल ने ली थी। उसके बाद अब जहाज उड़ गया। मैं 81 पे आ जाता हूँ, ये एक वाकया जरूरी था। 81 पे जहाज जल गया, एक अगवा हुआ, एक जल गया, और इसके दरमियान कई दूसरे इंसिडेंट हुए जिस पे जियाउल हक और इनकी इंटेलिजेंस वाले बड़े परेशान थे कि पीआईए में क्या हो रहा है। पीआईए में एक ऐसी यूनियन बन गई जो तमाम पालपा से लेके वर्किंग क्लास के चूड़ों तक एक एसोसिएशन बन गई। उसके पीछे आपका ये भाई और कई और दोस्त थे। मजहर लाशारी था, आजकल हमारे शकील बलोच जो जस्टिस हैं, जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर थे। ये एक बेपना एडी बुकटी जो पहले अकबर बुकटी का सेक्रेटरी होता था पीए में था। तो एक लंबा चौड़ा ग्रुप था जिसने मिल के तमाम पालपा से लेके वर्किंग क्लास तक एक बना दी, और ये तमाम जियाउल हक के खिलाफ मुतहदा जद्दोजहद कर रहे थे। तो जियाउल हक के एक किस्म का मुसीबत बन गई। उसने ILR 52 के तहत 800 लोगों को एक रात निकाल दिया, और मैं उस वक्त मफरूर था, चूंकि 5 जनवरी को जब ये वाकया हुआ तो मुझे अंडरग्राउंड जाना पड़ा। तो बेगम साहबा ने मुझे मैसेज भेजा अब्दुल हफीज लाखों के जरिए कि आप मुल्क छोड़े, वरना रोज हमसे इंक्वायरी हो रही है आपके बारे में कि ये कौन है। वो तस्वीरें ला के दिखाते हैं आपकी। मैंने कहा बीबी मैं कैसे जा सकता हूँ, गरीब आदमी मेरे। तो उन्होंने गुलाम मुस्तफा जतोई मरहूम को मेरे टिकट का अरेंजमेंट करने को कहा, और फिर टिकट बनवाया मुझे सऊदी अरब का। मैंने उम्रे का वीजा लिया कि अगर लंदन वालों ने मुझे वापस भेज दिया तो मैं सऊदी अरब चला जाऊंगा। ये नहीं, ये सारा। और फिर उस वक्त मेरे कई नाम थे, मैं सिंध में मफरूरी गुजार रहा था। मेरे नाम कभी इलाई बख्श सुमरो होते थे, कभी मेरी मूछें होती थी, कभी मेरी दाढ़ी होती थी। तो मैं उस ओरिजिनल नाम पे अल्लाह यार का पासपोर्ट बनवा के उस ओरिजिनल नाम पे पिंडी से फ्लाई किया। लेकिन उससे एक हफ्ता पहले जर्नलिस्टों ने मेरी खबर लगाई थी कि मुश्ताक लाशारी दुबई में पाए गए हैं। अच्छा, पहले लगा दी खबर? वो लगवाई गई थी, हाँ, ताकि वो शक न रहे कि आप जा रहे हैं। आप समझ गए मेरी। वो तो आप पर तो फिल्म बननी चाहिए लाशारी साहब, आप पर तो फिल्म। ये ज़िया सरहदी ने मेरी कहानी लिखी हुई है, और कुछ दोस्त अभी कह रहे हैं कि हम उस पर फिल्म बनाएंगे। और वो ज़िया सरहदी ने 1990 में ये कहा था कि मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूँ। नसीरुद्दीन शाह और शबाना आजमी तैयार हो गए थे उसमें एक्टिंग करने के लिए। अच्छा, आपको उनसे राब्ता हुआ? हाँ, एक ऐसा बच्चा जो एक 4-5 साल का है, नहर में नहा रहा है, और उस नहर में नंगा नहा रहा है, और एक शिवरलेट गाड़ी आती है और उसकी धूड़ में वो गुम हो जाता है, और फिर उसी नहर पे आता है 40-50 साल बाद। वो शिवरलेट गाड़ी सबसे आखिर में है, और शेर पे खत्म होती है फिल्म कि अकेला चला था जाने पे मंजिल, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। वाह, अच्छा लाशारी साहब, बेगम साहबा ने, बेगम नुसरत भुट्टो साहबा ने आपका टिकट अरेंज किया, जो गुलाम मुस्तफा जतोई साहब ने पे किया। आप उम्रे का वीजा लेके लंदन आ गए। आपने इंग्लैंड आके बड़ा काम किया है जो मैं देखता हूं।
या आप एक फेल्ट पहनते हैं, सर पे टोपी पहनती हैं, जरा पहने, ये क्या है? ये कोई ऑफिशियल स्टेटस है? जरा मैं ये चीजें भी अब पूछूं ना, वो गांव का, वो लालियां का, चनियोट का बच्चा, और ये क्या है? लेबर पार्टी, आप प्रिंस चार्ल्स के साथ खड़े होते हैं, कभी क्वीन को मिलते हैं, कभी लेबर पार्टी के लीडरों के साथ होते हैं, इलेक्शन कैंपेन में होते हैं, ये टोपी क्या पहनते हैं आप? जरा पहने और फिर रख दीजिएगा, चूंकि लाइट कम है। ये क्या है, इसकी बैकग्राउंड बताएं जरा, फिर आपकी लंदन वाली दास्तान सुनते हैं। लोगों को मैं चाहता हूं कि अवामी हीरो बताए जाएं, अवामी तारीख और जदोजहद क्या होती है, क्योंकि हमारे जो तारीख बताई जाती है वो हुक्मरानों की होती है। तो ये वो तारीख है जो एक गरीब माँ का बेटा और खुद गरीब, तो ये क्या टोपी सी पहन लेते हैं? आपने एक दिन बताया था, बड़ा मुश्किल सा नाम है, ये क्या चीज है? ये हैट है, और ये ब्रिटिश हैट है। मेरे अंकल जो मेरे ससुर हैं वो भी पहनते थे, क्योंकि वो फील्ड असिस्टेंट से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, और उनको ये जंगलों में जाना पड़ता था, तो वो हैट पहनते थे। तो मुझे हैट पहनने का शुरू से शौक है। लेकिन यहाँ जब मैं आ गया तो रिवर्स करूंगा, फिर ये पहले हैट का वाकया सुना दूं। तो कंजिंगटन चेल्सी दुनिया की अमीर तरीन बारो है जिसमें मैं रहता हूँ। मेरी लंदन में नहीं, दुनिया की, हाँ लंदन की। इसका नाम है दी रॉयल बारो ऑफ केंजिंगटन एंड चेल्सी। उसमें मैं 1992 में काउंसलर बना, और लेबर पार्टी ने जबरदस्ती मुझे टिकट दिया। मैं उस पर आऊंगा कि यहाँ मैंने क्या क्या किया और क्यों उन्होंने मुझे जबरदस्ती टिकट दिया। तो मैं 18 साल 5 इलेक्शन, मैंने पहला इलेक्शन 180 से जीता था, और 5वां इलेक्शन मैंने 1800 वोट से जीता था। यानी 180 से 1800। अब वो सेफेस्ट वार्ड है जिसमें मैं रहता हूं, अब भी उसी में रहता हूं। और यहाँ जब हुआ तो केंजिंगटन चेल्सी ने, जब मैं रिटायर हुआ तो सबने पूछा क्यों रिटायर हो रहे हो? तो मैंने खड़े होकर 45 सेकंड की तकरीर की थी। मैंने कहा था कि आई वांट टू रिटायर व्हेन एवरीबॉडी इज आस्किंग व्हाई, नॉट व्हेन दिस मैन इज रिटायरिंग। क्योंकि जब बूढ़े हो जाते हैं ना काउंसलर, तो फिर वो काउंसिल वाले और पार्टियां उनको कहती है यार जान छोड़ो, व्हेन आर यू रिटायरिंग? तो मैंने कहा आई वांटेड टू गो व्हेन एवरीबॉडी इज आस्किंग व्हाई, नॉट व्हेन। तो मैं रिटायर हुआ तो काउंसिल ने मुझे रूल बदल के ऑनरेरी ओल्डर मैन बनाया है, जो एक लोकल लॉर्ड के बराबर होता है। और उसके बाद उन्होंने जब ये आपका लॉर्ड का स्टेटस है, लोकल काउंसिल में मैं एल्डर मैन हूँ, ओल्डर मैन, ALDERMAN, जो बहुत यूनिक चीज है। उसके बाद जब यहाँ पे ग्रीनफील्ड टावर 3 साल पहले, 14 जून को, 2.5 साल पहले, पौने 3 साल पहले ग्रीनफील्ड टावर में आग लगी। चूंकि मैं उस इलाके का काउंसलर था, उसमें 72 लोग मार गए। तो काउंसिल ने ये कहा कि हम आपके इस मेमोरी में आपका एक पोर्ट्रेट बनाना चाहते हैं। उन्होंने पोर्ट्रेट के पैसे दिए, फिर वो पोर्ट्रेट बनाया। तो पोर्ट्रेट बनाने वाली जब आई मेरे पास, बड़ी खूबसूरत लड़की रोजीना डीन, तो उसने मेरे कई पोज लिए, और उसमें से एक पोज ये हैट वाला था। तो उसको ये बहुत पसंद आया, और उसने इस हैट पे वो मेरा पोर्ट्रेट बनाया, जो रॉयल बार ऑफ केंजिंगटन चेल्सी में लगा हुआ है। तो अब जब मैं कभी निकलता हूँ बाहर, तो मुझे तमाम लोग, वो चूंकि उसकी बड़ी पब्लिसिटी हुई और बड़ा उस पर मीडिया पे गया, और केंजिंगटन चेल्सी, रॉयल बार ऑफ केंजिंगटन चेल्सी, पहले नॉन वाइट का पोर्ट्रेट, यानी किसी इससे पहले वाइट के अलावा किसी का नहीं है। मैं काउंसलर भी जब बना था तो अकलौता ही था। लेकिन तो ये आजाद बलोचां दे पुत्र नु आया ही, हाँ जोका नू। तो वो फिर हुण लोग, हाँ हुण लोग मेरे को पुछते ने कि यार वो तेरा हैट किथे, अगर मैं ना पाया होवे ते। ओदे बाद की होया कि कोई मैं कोई 3 साल, 1 साल बाद उसे, उस तू पहले, हैट तू पहले, जनाब मैनू एक दिन लेटर आया कि जी वी आर ट्राइंग टू ऑनर यू। तो मैं क्या जी आई एम वेरी हैप्पी। दे वर फीयरफुल, चूंकि अक्सर मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट जिहड़ा मैं भी हाँ, असी लोग इन्हां नू और नॉन इलैक्टेड लोगों को नहीं मनते, ऑनर वगैरह ते बिलीव नहीं करते। चूंकि मैं टोनी बैन दा फॉलोअर हाँ, तो उन्होंने खतरा सी कि मैं रिव्यूज ना कर देवां। सो उन्होंने खत लिखिया मैनू कि जनाब असी तेनू ऑनर करना चाहते हैं। मैं उसकी इंक्वायरी कराई कि किने कीता, तो मैनू पता लगा कि जर्मी कोरबेन जिहड़ा खुद मार्क्सिस्ट है, सब तो बड़ा। उर्दू में बताएं जरा, सारे समझेंगे। हाँ अब बताएं। उसने जर्मी कोरबेन ने मुझे रिकमेंड किया है, और फास्ट ट्रैक के जरिए मेरा अप्रूवल हो गया है कि मुझे सर के नीचे होता है, यानी लॉर्ड और सर के बाद एक खिताब है जो बहुत कम लोगों को मिलता है, कमांडर ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड कमांडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, उसको मुख्तसर कहते हैं। यानी ब्रिटिश एम्पायर का कमांडर, ये सर के करीब होता है, ये लॉर्ड से ऊपर और सर, लॉर्ड से नीचे और सर के करीब। क्योंकि सर जो है वो नाइटहुड है,
यानी सीबी और नाइट उनको एक ही कमरे में रखा जाता है। एक मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट का ये एजाज ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि निजाम वहां भी मैं तो जानता हूं, हम पाकिस्तानी को नहीं पता कि निजाम वहां भी उन्हीं लोगों का हुक्मरानी में जो राइट विंग की या रुजत की तरफ होते हैं, रुजत पसंदों की तरफ। तो ये बड़ा ऑनर है ये कि आपको ये एजाज मिला। नहीं, सीबी का अवार्ड मिलना। और फिर उसमें जो सबसे बड़ी बात है कि यूजुअली वो इसको पॉलिटिकल आपके वर्क पे नहीं देते, लेकिन मेरे उसमें लिखा गया है और मैंने उनको इंसिस्ट किया था कि आप ये लिखेंगे कि ह्यूमन राइट एंड पॉलिटिकल वर्क, दिस ऑनर हैज बीन अवार्डेड टू मुश्ताक लशारी फॉर हिज पॉलिटिकल एंड चैरिटेबल वर्क। ये पॉलिटिकल बहुत कम लोगों को मिलता है। अच्छा दोस्तों, मैं लशारी साहब आपको रोकता हूं, मैं जरा लोगों से बता दूं, लशारी साहब उन लोगों के दोस्त हैं जिनकी क्लिप्स हम पाकिस्तान में देखते हैं, जैसे टोनी बेन है जिन्होंने एक दफा चैलेंज क्वीन को कर दिया था, जैसे गैलवे हैं, ये जेरबी हैं, ये भी बता रहे थे। तो आप जरा ये बताएं, जॉर्ज गैलवे भी आपके दोस्त हैं? बहुत करीबी दोस्त, बहुत करीबी दोस्त। चूंकि उसका एम और ऑब्जेक्टिव जब वो एमपी था तो उसने कश्मीर इशू को सबसे ज्यादा हाईलाइट किया, उसने फलस्तीन इशू को सबसे ज्यादा हाईलाइट किया। जॉर्ज गैलवे ने सर जेरल्ड कॉफमैन जो खुद यहूदी था और अफजल खान वाली सीट पे वो बहुत अरसे तक एमपी रहा है, उसने कश्मीर और फलस्तीन के लीड को बहुत किया। टोनी लॉयड जो आज भी एमपी है, रॉचडेल से बहुत लीड किया। रॉबिन कुक मेरे दोस्तों में थे जो फॉरेन मिनिस्टर बने टोनी ब्लेयर के, और उन्होंने एथिकल फॉरेन पॉलिसी बनाई थी बरतानिया की। टोनी बेन का आपने जिक्र किया, उसने अपने मेमोर में, अपनी किताब में कई दफ़ा थर्ड वर्ल्ड सॉलिडारिटी का और मेरा जिक्र किया है, जो मेरे लिए एक ऑनर है। टोनी बेन जैसा आदमी जब ऐसी बात करे तो मुझे ये जब मौका मिले ना। लेकिन फर्रुख सुहेल गोइंदी साहब, मैं दो चीज़ें आपसे शेयर करना चाहता हूँ इससे पहले कि आप बात करें। नंबर वन, मैं ये समझता हूं कि अगर, और ये मैंने टोनी बेन से सीखा है, टोनी बेन को तारक अली इंटरव्यू कर रहे थे जब उसकी रिटायरमेंट ली उसने, और 2001 में उसने रिटायरमेंट ली पार्लियामेंट से 50 साल के बाद। लोगों को टोनी बेन के बारे में आधे मिनट में बता दें। टोनी बेन वो शख्सियत है जो जंग सेकेंड वर्ल्ड वार में लड़ा था। इसका बाप जो था वो वजीर खारजा था जब इंडिया और पाकिस्तान आज़ाद हुए हैं, और उसकी वजारत खारजा में हुआ था। टोनी बेन दो भाई थे, एक उस जंग में मारा गया था, ये पायलट के तौर पे बच गया था। जंग से वापस आया तो ये क्लेमेंट इटली की गवर्नमेंट में एमपी बना 1950 में, और उसके बाद ये हैरोल्ड विल्सन की कैबिनेट में मिनिस्टर रहा। लेकिन इसने अपने आप को लॉर्डशिप से भी इनकार कर दिया, और वो दाएं बाजू की, इसका पूरा नाम है एंथोनी वेजवुड बेनेट, लेकिन इसने अपने नाम को मुख्तसर कर लिया और सारी जिंदगी मार्क्सिस्ट रहा और लेफ्ट की पॉलिटिक्स की। अब इसके 3 बेटे और 1 बेटी है, जिनमें से एक हिलरी बेन भी है जो मिनिस्टर भी रहा है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी रहा है, और बड़ा बेटा स्टीव है, छोटा सबसे जो है वो ईरानियन। तो इसकी बीवी कैरोलाइन बेन जो थी अमेरिकन थी, और ये बहुत बड़ी फैमिली से होते हुए ने सारी जिंदगी पॉलिटिक्स में, लेफ्ट की पॉलिटिक्स की। इसी ने मुझे ब्रिटिश पॉलिटिक्स में एंटर करवाया, चूंकि जब मैं पाकिस्तान से चला था तो मुझे लेफ्ट के लोगों ने जो नाम दिया था जिससे जाके राब्ता करना, उसका नाम टोनी बेन था। मैंने जब इससे राब्ता किया तो इसने मुझे TUC से, ट्रेड यूनियन कांग्रेस से, ITF से, इंटरनेशनल ट्रेड फेडरेशन से, दूसरी से एमनेस्टी इंटरनेशनल से, ह्यूमन राइट वॉच से, टॉम कॉक्स जो MP थे, उन्होंने, यहाँ MPs ने जितनी मेरी मदद की है ह्यूमन राइट के हवाले से, वो डेमोक्रेट। और टोनी बेन ने एक बयान दिया था कि हम बरतानिया वाले कौन सा वीजा लेके गए थे हिंदुस्तान के, 250 साल वहां रह आए, ये बड़ा मशहूर बयान है उनका। जी। तो जो इमिग्रेंट आते हैं पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, तो आप उनसे वीजा पूछते हैं, एक बयान उनका बड़ा मशहूर हुआ था। नहीं, उसके कई ऐसे बयान हैं जो आप हैरान होते हैं। उन्होंने एक दफा ये रेसिज्म के खिलाफ, जब एन इकबाल ने 1968 में तकरीर की कि यहाँ पे ब्लड ऑफ रिवर बहेंगे अगर हमने इमिग्रेशन को ना रोका, तो टोनी बेन ने उस पर बयान दिया था कि आई हैव ए यूनाइटेड नेशन इन माई हाउस, माई वाइफ इज फ्रॉम USA, माई सन इज मैरिड टू ए बांग्लादेशी गर्ल, my second son is married to an English girl, my daughter is married to another citizen, my youngest son is married to Iranian girl, so I have a united nation in my house. Wow. How can I be against any migrant? And then he said
कि आप अंदाजा करें कि आप इस कौम को कितना रिचनेस दे रहे हैं कि एक टेबल पे प्राइमरी स्कूल का बच्चा जो है उसके एक तरफ बांग्लादेशी बच्चा बैठा है, एक तरफ फलस्तीनी बच्चा बैठा है, एक तरफ कश्मीरी बच्चा बैठा है, एक तरफ उसके यहाँ रशियन बच्चा बैठा है। जब उन रशियन, उन कश्मीरी, फलस्तीनियन बच्चों के साथ ये बच्चे बड़े होंगे तो इनका जो कल्चरल रिचनेस होगी इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। He was a statesman in my opinion and worth a leader of the world, but we never respect, as जैसा आपने कहा है कि हम जिन मुआशरों में और जिन सोसाइटीज में रहते हैं वहाँ ऐसे बड़े लोगों की कदर कोई नहीं होती। हम उनकी मौत के बाद तो उनके दिन मनाते हैं और उनकी और जॉर्ज गैलवे, मैंने जब सुना जॉर्ज गैलवे को फलस्तीन पर बोलते, कश्मीर पर बोलते, मैंने कभी पाकिस्तान के किसी दानिश्वर को, लीडर नहीं कहूंगा, आज तक मैंने किसी दानिश्वर को, ये जो बड़े दानिश्वर बने फिरते हैं, ये एंकरियां नहीं, मैंने कश्मीर पर, फलस्तीन पर ऐसे नहीं बोलते देखा जैसे जॉर्ज गैलवे बोलता है। वो भी आपके दोस्त हैं? वो जी, बहुत बहुत करीबी दोस्त हैं, बल्कि मेरे मोहल्ले में रहते हैं। और जॉर्ज गैलवे का इंट्रोडक्शन बेनजीर भुट्टो से और वाजिद शमसुल हसन और ये सब से 1980s में हमने ही करवाया था। ये स्कॉटलैंड से एमपी हैं, एमपी थे, अब तो नहीं रहे। और आपको अगर इनका वो क्लिप देख लें जब इनको उन्होंने पार्टी से निकाला था और फिर इसको सेनेट ऑफ अमेरिका और कांग्रेस ने बुलाया था टू ट्राई हिम, जब इसने कहा था कि टोनी ब्लेयर एंड जॉर्ज बुश आर डॉग्स, इसने लफ्ज यूज किया था, तो उस पर जब इसने परखचे उड़ा दिए थे उस सेनेट की कमेटी के और कांग्रेस की कमेटी के, देखने के काबिल है। इसके क्लिप्स, इतना इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग आदमी है कि अगर ये लेबर पार्टी में रह जाता और टोनी ब्लेयर इसको ना निकालते। देखिए, टोनी ब्लेयर ने बड़ा जुल्म किया है, जैसे हम टोनी बेन को कहते हैं इसी तरह टोनी ब्लेयर, उसके न्यू लेबर ने केन लिविंगस्टन को निकाल दिया, जॉर्ज गैलवे को निकाल दिया, लेफ्ट को बिल्कुल क्रश कर दिया। उससे पहले नील किनक ने ऐसा ही किया। मैं चूंकि लेफ्ट के उसको विंग को रिप्रेजेंट भी करता रहा हूं और अब भी करता हूं, तो हमारे साथ हमेशा ज्यादती हुई, जैसे आपके साथ पीपल्स पार्टी में ज्यादती होती हैं लेफ्ट के लोगों के साथ आज भी हो रही हैं कि जनाब उनके टैलेंटेड लोगों को आगे नहीं। हाल दो लेबर पार्टी के अंदर आप देखें कि 79 में माइकल फुट का इलेक्ट हो जाना बहुत बड़ी बात थी, और वो राइट विंग ने अपनी एक अलहदा एसडीपी बना ली थी, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी। इसी तरह जब करीब जर्मी कोरबैन 5 साल पहले लीडर बन के आया तो पार्लिमानी पार्टी पूरी चुकी, उसका राइट विंग हो चुकी थी, टोनी ब्लेयर के एक्शन की वजह से उसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो देखें फरक सोहेल गुइंदी साहब, ये जो जद्दोजहद है, जो टोनी बेन से मैंने एक फिक्रा सीखा था और जिस पे मैं अमल करता हूँ, 2001 में उसने कहा था, इसने तारक अली ने उससे क्वेश्चन किया था कि व्हाई यू आर सो ट्रूथफुल, आप इतनी सच्चाई क्यों बोलते हो, तो उसने कहा था कि आई हैव नो एम्बिशंस। वाह वाह वाह, ये बहुत बड़ी बात है। और यानी कि पावर की एम्बिशंस, लस्ट ऑफ मनी, लस्ट ऑफ पावर। अच्छा, मैं अब ये आप बड़ी बातें कर रहे हैं, एक और इसमें फिक्रा ऐड कर दूं। फिर मैंने टोनी बेन को, मैं उस दिन मौजूद था वहां, फिर मैंने टोनी बेन से कहा कि इसको एक्सप्लेन करें, तो टोनी बेन ने मुझे कहा था कि अगर आपकी कोई कमिटमेंट है उसको आप फॉलो करेंगे तो एम्बिशन खुद ब खुद आएगी, और आप अगर एम्बिशन के पीछे भागेंगे तो कमिटमेंट को भी लूज कर देंगे और अपने कैरेक्टर को भी लूज कर देंगे। वाह वाह वाह। अच्छा लशारी साहब, दोस्तों मैं ये बताता जाऊं कि लशारी साहब इस जद्दोजहद का हिस्सा हैं जो टोनी बेन करते रहे, जो जॉर्ज गैलवे करते हैं, और प्रोग्रेसिव लोग लेबर पार्टी के प्रोग्रेसिव। और लशारी साहब ने एक थर्ड वर्ल्ड सॉलिडारिटी बनाई हुई है जिसको 35 साल हो गए हैं, जो फलस्तीन पे, जो रवांडा पे, जो लैटिन अमेरिका में, जो कश्मीर पर, और जो मजलूमों में के हवाले से कहीं भी बात हो करते हैं। तो लशारी साहब, मैं जरा कंक्लूजन पर आने लगा हूं, चूंकि काफी वक्त, आपकी बातें ऐसी हैं कि मुझे कम से कम 10 सेशन करने हैं और यकीनन मैं 2-4 दफा और कोशिश करूंगा। मुझे ये बताएं कि ये जो आप लेफ्ट की पॉलिटिक्स करते हैं, पाकिस्तान में भी 29 नवंबर को मैं उस तहरीक के शायद अदना से बानियों में से एक हूं, जो सर जंग के बाद जिसने ना एनजीओ बनाई, ना हुकूमत में गए, ना हुक्मरानों की पार्टियों में गए, तो लाल किसी मौजज़े से या दुआ से तो नहीं हुआ, या आज के बच्चों का तो काम नहीं है ना, ऐसे तो नहीं होता। मैं उनको क्रेडिट तो दे रहा हूं, लेकिन एक पूरा तसलसल होता है। तो आप ये समझते हैं कि ये जो सरमायादारी निज़ाम है, ये कोरोना ने ये साबित किया है कि सरमायादारी निज़ाम, अमेरिका, बरतानिया, इटली, फ्रांस, ये जो तरक्की याफ्ता
ममालिक हैं, इन्होंने अपनी सरमाए को, इजादात को असले पर ज्यादा लगाया और इंसानी सहूलियात, सेहत और तहकीक पर कम लगाया। तो क्या नया लेफ्ट उभर रहा है दुनिया में? देखिए फरक सोहेल गोइंदी साहब, ये अब डिबेट यहाँ पे वेस्ट में तो शुरू हो चुकी है कि क्या कोरोना वायरस ने कैपिटलिज्म को मार दिया है, और ये डिबेट शुरू हो गई है। ये एक डिबेट, और इसकी डिबेट को शुरू किया है डॉक्टर रॉबर्ट विलियम ने, जो मेरा दोस्त है और फार्मर आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी है। उसने शुरू किया है कि बीबीसी पे 3 मिनट का उसका इंटरव्यू, कभी मैं आपको शायद भेज भी दूं या पहले भी आपने देखा। तो मैं ये समझता हूं, मुझे दोबारा भेज दीजिएगा। हाँ चल बताएं जी। मैं ये समझता हूं कि जो आप और हम कर रहे हैं, ये है इबादत, जिसको सियासत में इबादत कहा जाता है। इस्लाम में भी यही है, खल्के खुदा की दुनिया में भी। हकूकुल आबाद क्या है? इंसानों के हकूक, पीपल्स राइट्स। जी जारी रखें। तो मैं समझता हूं कि यह जो इबादत है, ये वो लोग ही कर सकते हैं जिनको पैदाइशी तौर पे जिनके जिस्म में होता है, जिनके डीएनए में होता है। ये आप अडॉप्ट नहीं कर सकते, और एम्बिशंस ना हो जैसे वो तो बहुत जरूरी है, वो पहली बात है। उसके बाद एम्बिशन फॉलो करें, आपकी कमिटमेंट को, एम्बिशन को आप फॉलो ना करें, तो उसका ये नतीजा होता है कि आप फिर रुकते नहीं हैं और आपको फिर लोग मिलते जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि कारवां बनते जाते हैं। ये थर्ड वर्ल्ड सॉलिडारिटी मैंने जुल्फकार भुट्टो और यहाँ आके टोनी बेन और इनसे सीख के ये बनाई थी। और इसका जो एल्डर ग्रुप बना हुआ है दुनिया में, जिसको जॉर्ज नेल्सन मंडेला लीड करते थे और आजकल उसको जिमी कार्टर लीड कर रहे हैं, वो मेरी तारीख पे टोनी बेन ने शुरू किया था। उसने लिखा है किताब में, रिकॉर्ड कर गया है कि मुश्ताक लाशारी आए और इनकी तजवीज़ पे मैंने खत लिखे, और पहला मुझे टेलीफोन और खत का जवाब एडवर्ड हीथ से आया। मैंने उसको कहा था कि ये जो पुराने स्टेट्स, मैंने इनको इकट्ठा किया जाए और दुनिया में, ये इराक की वार पे मैंने इसको कहा था। लशारी साहब, मैं यहाँ आपकी बात को जरा ये मालूमात शेयर करना चाहता हूँ। आप भी उस दिन लाहौर ही थे जब एंटी गल्फ वार कमेटी, मैं और फारूक तारिक, हम लाहौर में 1990 में जदोजहद करते थे। तो हमने एक वार क्राइम ट्रिब्यूनल बनाया था लाहौर में, जिसमें बाबे सोशलिज्म शेख मोहम्मद रशीद थे। तो हमारा बड़ा मजाक उड़ाया गया। हमने पूरी कोर्ट बनाई एक पूरी, जिसमें अरशाद अहमद हक्कानी मरहूम थे, आबद हसन मिंटो थे, सफदर सिद्दीकी थे। फिर इस कोर्ट ने फैसला किया, और ये कोर्ट बनाने वालों में मैं, आपका ये साथी कॉमरेड भाई छोटा सा भी शामिल था, आप भी थे उस प्रोसीडिंग में। तो मैं इस्तगासा बना था, मुझे भी तक याद है। जॉर्ज बुश का हमने वकील भी, आपको याद है, रैमजे क्लार्क ने इसी बुनियाद पर शेख रशीद साहब को लंदन बुलाया, अमेरिका बुलाया, जो अमेरिका के अटॉर्नी जनरल है। उन्होंने इंटरनेशनल वार क्राइम ट्रिब्यूनल बनाया और अपनी रिपोर्ट में ये लिखा कि दुनिया में पहली पीपल्स कोर्ट जो वार क्राइम पर मेरिट पर जिसने फैसला किया वो लाहौर में लगी थी। तो ये जो अवामी तारीख होती है, इसको चूंकि ना मीडिया दिखाता है ना सोशल मीडिया दिखाता है, तो आपकी बात को मैं सपोर्ट करता हूं। जैसे आपने कहा कि थर्ड वर्ल्ड सॉलिडारिटी के प्लेटफॉर्म से आपने नेल्सन मंडेला और ये सारी जदोजहद को जो इंटरनेशनली आपने नए दरवाजे खोलने हैं जदोजहद के, इसी बुनियाद में पूछना चाहता हूं कि ये कोरोना ने, चूंकि मैं वापस उसको सम अप करना, एंकर की एक तारीफ होती है कि वो जहाज को लंगर अंदाज करता है। आप एक बहुत बड़े जहाज हैं इल्म के और जदोजहद के। तो ये बहस जोन सी है, इसने वेस्ट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि मूवमेंट वहीं से उभरेंगी। सरमायादारी तो वहां है ताकतवर, तो वहां पर एक उम्मीद है कि सरमायादारी, साम्राज, इस्तेहसाल, असला साजी और इंसान दोस्ती, इंसानों के हकूक, ये तहरीक उभरने इम्कान बढ़ रहे हैं बाद कोरोना। फरक सोहेल गोइंदी साहब, वो जो आपकी उस मीटिंग के बाद लंदन में मीटिंग हुई थी और फिर न्यूयॉर्क में हुई थी, उसका मैं हिस्सा था, ब्रिटिश वार क्राइम ट्रिब्यूनल का, जिसमें टोनी बेन, रमजे क्लार्क और शेख रशीद की तस्वीरें हैं, जो मेरी किताब में आप छापेंगे बहुत जल्दी। तो बिल्कुल सही बात है कि ये जो एक लेफ्ट की तारीख होती है, बाएं बाजू की होती है। मेरा फरक सोहेल गोइंदी साहब एक छोटा सा है कि एक इस वक्त हम दुनिया, कैपिटलिस्ट की दुनिया, और लोग कह रहे थे कि जी चीन भी उधर ही जा रहा है, क्यूबा को भी उधर ही जाना है, वेनेजुएला को भी उधर ही जाना है। ये तमाम लोग, मैं समझता हूं कि कैपिटलिज्म को एक किस्म का इन्होंने अडॉप्ट कर लिया था। रूस भी उसी तरफ जा रहा था। लेकिन जो आप जैसे लोग हैं, जो फारूक तारिक जैसे लोग हैं, जो इसी तरह हिंदुस्तान में लोग लेफ्ट के लोग हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, इसी तरह इथियोपिया में लोग बैठे हैं, फ़लस्तीन में लोग बैठे हैं, हम यहाँ लंदन में बैठे हैं, थर्ड वर्ल्ड सॉलिडारिटी का आपने जिक्र किया,
हम जो ये काम कर रहे हैं ये इस तरह है कि एक घुप गनेरे वाला बहुत बड़ा टेंट है, उसके अंदर एक कोने में एक आदमी ने मोमबत्ती जलाई हुई है और सब लोग उस मोमबत्ती को देख रहे हैं। और जिस दिन कुछ और लोगों ने भी उस मोमबत्ती को जलाना शुरू कर दिया तो ना कैपिटलिज्म रहेगा और ना ये ग्लोबलाइजेशन रहेगी, फिर इंटरनेशनलिज्म होगा जिसके आप और हम हामी हैं। लेकिन एक लफ्ज में बताएं, यानी कि सरमायादारी तो फेल हो गया ना एक वायरस के नतीजे में और एक्सपोज हो गया, ये तो दुरुस्त है ना? ये बिल्कुल दुरुस्त है और इसीलिए आप देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और वेस्ट उसको डिफेंड करने के लिए एक नया बोगी मैन तलाश कर रहे हैं, इसीलिए वो चीन के खिलाफ बोल रहे हैं ताकि लशारी साहब, मैं अच्छा नहीं लगता ये चीजें शेयर करता, चूंकि मैं जिसको कहते हैं ना इसमें सेल्फ सिंपैथी, मेरी बहन छोटी मेरी बेटियों जैसी है उम्र में, डॉक्टर आमना, और उसका मियाँ उस हॉस्पिटल में है कि उसकी कहानियां हर रोज 100 हैं। वो कहती है कि हम इतना फेल हो चुका है हमारा हेल्थ का निज़ाम न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में उस हॉस्पिटल में है कि हमें हदायत है कि पार्किंग लॉट पर ट्रक खड़े हैं, काले प्लास्टिक के लिफाफों में मैयत को बंद करते हैं और वेंटिलेटर हम तय करते हैं कि 20 मरीज हैं तो 3 वेंटिलेटर हैं और आईसीयू में 50 लोगों की गुंजाइश है तो 200 लोग हैं, तो हम फेल हो चुका है हमारा हेल्थ का निज़ाम। तो ये हेल्थ का निज़ाम सरमायादारी का फेलियर है ना, और उनकी डेड बॉडीज भी दफना दी जाती हैं और घर बता दिया जाता है। तो अगर आपका ये कहना, ये आपका इस पर यकीन है कि सरमायादारी को कोरोना एक छोटी सी वायरस ने एक्सपोज और नाकाम साबित कर दिया इंसानी हवाले से? देखिए, ये निकाम तो पहले भी हो रहा था। जो इनइक्वालिटी बढ़ रही है कि आज दुनिया में जो 1000 बिलियनर हैं उनका जो बजट और कंट्रोल है दुनिया पे, वो दुनिया के हेड्स ऑफ स्टेट से बहुत ज्यादा है और वो तो पहले फेल हो रहा था। यानी इनइक्वालिटी बढ़ रही थी, पॉपुलेशन कंट्रोल बढ़ रहा था, क्लाइमेट चेंज बढ़ रही थी। ये जो ग्लोबलाइजेशन का पोल्यूशन, जो ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट था, डोनाल्ड ट्रंप, यानी डेमोक्रेसी भी, मैं बाज़ का फरक्सुल गुंदी साहब समझता हूँ कि डेमोक्रेसी ऑल्दो इट इज द बेस्ट सिस्टम इन गिवन सर्कमस्टांसेस, ये जो लोग कहते हैं और चर्चिल का कहना है, लेकिन डेमोक्रेसी भी फेल हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा आदमी अमेरिका में इलेक्ट हो जाता है जिसको लोग मेजॉरिटी पसंद कर रहे हैं, और हिंदुस्तान में मोदी इलेक्ट हो जाता है, ब्राजील में वो दूसरा हो जाता है, हंगरी में। अब यूरोप ने कहना शुरू कर दिया कि हंगरी में डेमोक्रेसी नहीं है, चूंकि पिछले 4 दफा जो इलेक्ट हुआ है वहां का प्राइम मिनिस्टर वो रेसिस्ट भी है और बिल्कुल टोटली एंटी मुस्लिम भी है। तो ये आप देखें कि इस कोरोना वायरस ने सिर्फ उस जो फेलियर था उसको इग्नाइट किया है। वो जो मोमबत्ती थी उसको जरा 10 और लोगों ने और जला दिया है। तो अब 10 से जब 100 होंगे, उससे 1000 होंगे, जब लाखों होंगे, तो फिर आपकी और मेरी बात तो चलेगी ना। अच्छा, अब आखिरी बात, आपने इन 60 दिनों में अभी तक कितनी किताबें मुकम्मल कर ली हैं जो अधूरी पड़ी हुई थी? मेरी 2 किताबें तो कंप्लीट हो चुकी हैं और एक किताब डॉक्टर इमदाद हुसैन जो प्रोफेसर सराजुद्दीन के बेटे थे, उन्होंने मेरी जिंदगी पे 10 चैप्टर लिखे थे और उसमें उन्होंने 11 गुल्दे से मुश्ताक लाशारी कैसे बना था वो एक पूरा चैप्टर है। तो उन्होंने वो 10 चैप्टर अंग्रेजी में टाइप शुदा है, वो किताब तो कंप्लीट है, उसमें सिर्फ 2-3 चैप्टर आने हैं और वो लगने हैं। लेकिन किताबें 3, एक तो मैं चाहता हूं कि र्यूमर्स एंड रियलिटी जो भुट्टो साहब की किताब है वो मेरे पास महफूज है, वो मैं प्रिंट करना चाहता हूं ताकि लोगों को पता चले कि कैसे भुट्टो साहब को हमसे जुदा किया गया। चूंकि भुट्टो साहब एक इंसान थे और इंसान को कभी मैं परफेक्ट नहीं जानता। हम लोग लर्निंग प्रोसेस से जाते हैं, उनसे गलतियां भी हुई और वो माना उन्होंने अपनी किताबों में भी कि मुझसे गलती हुई, लेकिन जिस तरीके से उनको हमसे जुदा किया गया, मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान के लिए, तीसरी दुनिया के लिए, थर्ड वर्ल्ड के लिए, और थर्ड वर्ल्ड सॉलिडारिटी की बुनियाद भी वही भुट्टो साहब का मकूला है जिसमें उन्होंने कहा था कि ये 97% पे 3% क्यों रूल करे सारी जिंदगी। तो मैं चाहता हूँ, और एक पिक्टोरियल है जिसमें बहुत तस्वीरें हैं, टोनी बेन से लेके जेरमी कोरबन तक और हमारे शेख रशीद के, यानी उसमें तस्वीरें हैं वो झंग के चनियोट के गांव का वो बलोच बच्चा और टोनी बेन तक और प्रिंस चार्ल्स तक की, ये सारी तस्वीरें, टोनी ब्लेयर से, प्रिंस चार्ल्स से और क्वीन से और सदरों से। और देखिए, मेरी बात का कभी ये ख्वाहिश नहीं की ना, जैसे आपने अभी फरमाया, मैं नेल्सन मंडेला से 100 दफा मिला हूं, तस्वीर ही नहीं ली। यानी आप अंदाजा करें,
अहमद बिन बेला से मैं 100 दफा मिला हूँ, लेकिन एक तस्वीर अहमद बिन बेला अलजायर के फ्रीडम फाइटर, बता दे जरा सुनने वालों को। बिल्कुल, उनसे मेरे पास तस्वीरें हैं। इसके अलावा जॉर्ज गैलोवे, जर्मी अच्छा, कोर्बन। एक किताब आप भूल गए हैं, आपने मेजर लैंगलैंड जो हाँ, ब्रिटिश थे और पाकिस्तान में रहे और अभी 2-3 साल पहले इंतकाल हुआ, वो भी तो आप किताब पर काम कर रहे थे। पिछले साल इंतकाल हुआ, 101 साल की उम्र में, और बिल्कुल है वो किताब तैयार है। और मैं आपको ये बताऊं कि ये जो बड़े लोग हैं जिनके साथ मैंने काम किया और जिनके साथ बैठने को मौका मिला है, वो तुफैल अब्बास से लेके उस्ताद दामन से लेके फैज़ अहमद फैज़ से लेके शेख रशीद, डॉक्टर मुबशर हसन से लेके पाकिस्तान में आज भी मौजूद है। रज़ा रबानी की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। इसी तरह कई और लोग हैं, करामत अली हैं, आप हैं, वो पायलर वाले, और मैं सबकी देखता हूं कि बहुत लोग काम कर रहे हैं हमारे हर जगह पे। जफरुल्लाह खान है जिन्होंने लिबरल बनाई थी और वो बने। मैं समझता हूँ ये बेपनाह लोग जिन्हें नाम मैं उन सब के लूंगा अपनी उसमें, और जिनसे सीखा मैंने ज़िया सरदी, फारिग बुखारी, बड़े लोग, शोहरत बुखारी, अशूर काजमी, आप यू नेम, अब्दुल कयूम भट्ट, देख लें, लोग खराब भी हुए। मैं समझता हूँ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हमसे इतना जल्दी छीनना ये बहुत बड़ी ज्यादती थी। डॉक्टर लाल खान मरहूम, डॉक्टर लाल खान मरहूम, बिल्कुल, गोंदल, फारूक तारिक, बिल्कुल फारूक तारिक का मैंने बिल्कुल कहा है। तो मैं समझता हूँ, और आज उभरने वाले, जैसे अब देखें बेपनाह लोग हैं जो काम कर रहे हैं। आपकी वो बच्ची क्या नाम है उसका, जो लाल लाल को लीड करती रही है, जी। इस तरह अब कई लोग हैं। हमारे जवाद अहमद बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बेपनाह, पाकिस्तान में भी और दुनिया में। तो आपको बर्नी सैंडर से लेके 2 दफा टॉप पे आ चुका है, यहाँ जेरेमी कोर्बन लीड कर चुका है। मैं समझता हूँ इस वक्त भी ग्रीस में जब मुश्किलात में फंसा है तो सोशलिस्ट गवर्नमेंट है, इसी तरह स्पेन में सोशलिस्ट गवर्नमेंट है। जहां राइट विंग मर्ज करता है वहां पे लेफ्ट विंग भी। तो ये स्विंग्स हैं, उन स्विंग्स में हमने अपना रोल प्ले करना है, जो आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं। बहुत मेहरबानी लशारी साहब, आपके साथ तो गुफ्तगू करता जाए बंदा और सुनता जाए और समझता जाए और जानता जाए और सबक सीखता जाए और हौसला मिलता जाता है कि जद्दोजहद की जाती है। ये ख्वाबों में ख्वाब नहीं इसका देखा जाता, करनी पड़ती है। और आपका तो मेरा ख्याल, मेरा तो अपना ये यकीन है कि मेरा तो प्लेयर ही जद्दोजहद है, आपका प्लेयर भी जद्दोजहद है। मेरा बिल्कुल ये प्लेयर है। और मैं जब सुनता हूँ कभी कभी बाबा नजमी को, आप मुझे इस वक्त शायद उनका ये शेर अच्छी तरह सुनाऊं, लेकिन वो शेर जरूर हैं। 2 शेर सुनाऊंगा। पहला तो ये है कि माड़े नू वख बनन नालू तकड़े दे सिंह पन्नो। आज अमेरिका बहुत तकड़ा है, सब नू उड़ा रहे हैं। माड़े नू वख बन, ये पिंड की बात है, मेरे गांव की बात है, तो उस पे एंड करेंगे। माड़े नू वख बनन नालू तकड़े दे सिंह पन्नो, सांझी खुरली ते खान नहीं दिंदा जेड़ा पट्ठे, ते परियां दे विच मैं तां आवांगा, एक शर्त मेरी भी मंजो, किसे चौधरी वास्ते वखरा मंजा कोई ना डठे। दूसरा उनका शेर है जो बहुत मुझे पसंद है और मैं बहुत कहता हूँ, वो पाकिस्तान पे, दुनिया पे बहुत आता है कि लोग जो है वो इधर उधर की मार रहे हैं, असल बात पे कोई नहीं आता। गरीब क्यों मर रहा है, ये कोरोना वायरस क्यों हमारे इलाज इसका नहीं हो सका, हमने क्यों NHS और एजुकेशन पे खर्च नहीं करते, डिफेंस पे खर्च करते हैं। उस पे उसने शेर कहा है कि शीशे ऊपर धूड़ा पईयां कंधा चाड़ी जाते ने। वाह, शीशे ऊपर धूड़ा पईयां कंधा चाड़ी जाते ने, जिल्दा साम रहने चले वरके पाड़ी जाते ने, जिन्ना दे गल लीरा पईयां उन्हां नू पुछदा कोई ना, कब्रां ऊपर तिले चढ़ियां चदरां चाड़ी जाते। वाह वाह लशारी साहब, बहुत मजा आया, बहुत लुत्फ आया। सलामत रहें। और अवाम के, इंसानों की, पाकिस्तान के लोगों की, कश्मीर के लोगों की, फलस्तीन के लोगों की, बरतानिया में रहने वाले इमिग्रेंट्स की और वहां के मेहनत कशों की, अफ्रीका की, और जहां जहां आप जदोजहद करते हैं उस जदोजहद को अल्लाह ताला कामयाब करे। आपकी मेहनत से कामयाबी होगी। शुक्रिया और खुदा हाफिज।